हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि वोकैबुलरी सेशन पे आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस जो हैं वो आती रहेंगी। तो आज मैं आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस पे वीडियो जो है वो लेके आई हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इडियम्स और फ्रेजेस में डिफरेंस है। ठीक है, ईडियम्स और फ्रेजेस में डिफरेंस है। ठीक है, ईडियम्स क्या होते हैं, दोनों में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ईडियम्स में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहते हैं और फ्रेजेस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहते हैं। लेकिन ईडियम्स में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, उनका जो मीनिंग है वो उन वर्ड से क्लियर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूं अगर आप लोगों को कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो एक साथ ज्वाइन कर दिए हैं हमने। ठीक है, एक साथ ज्वाइन कर दिए हैं, लेकिन उन वर्ड से हम लोगों को उनका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं हो रहा। उसका कुछ ना कुछ जो है वो कॉनोटेटिव मीनिंग है, डिनोटेटिव मीनिंग नहीं है। तो ऐसे जो आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको हम ईडियम्स बोलते हैं। बट अगर ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों जिनको अगर ज्वाइन करके रखा हो और उनका कुछ ना कुछ मीनिंग जो है वो बन रहा हो, उन वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा हो कि इसका मीनिंग क्या है, तो वो फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर ईडियम फ्रेज हो और हर फ्रेज जो है वो ईडियम हो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईडियम एंड फ्रेजेस। जैसे अगर ईडियम की बात करें तो इट्स जस्ट लाइक, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ जैसे कपबोर्ड लव। ठीक है, कपबोर्ड लव, तो वहाँ से क्लैरिफाई नहीं होगा कि कपबोर्ड लव क्या है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ द हर्ड ऑफ कैटल्स, ठीक है, तो ये फ्रेज है, क्योंकि हर्ड ऑफ कैटल से इन वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है कि कुछ कैटल्स का ग्रुप जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो आपको सबसे पहले तो ईडियम्स और फ्रेजेस में फ़र्क क्या है वो मालूम होना चाहिए। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं उनका जो मीनिंग है वो उनसे डिनोट हो रहा हो, जैसे अगर मैंने 2-3 वर्ड्स जोड़ के रखे हैं और उनका मीनिंग उनसे ही क्लियर हो रहा है, तो वो फ्रेजेस है। और अगर मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा तो वो ईडियम्स हैं। ठीक है, मैं आप लोग को ये चीज़ बता दूं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं उनको करने की बहुत ही इजी टेक्निक यही रहती है कि आप उसको एक बार रीड कीजिए। रीड करने के बाद उसमें से आप लोगों को क्या जो है, क्या कॉन्टेक्स्ट, उसका क्या टोन उसकी समझ में आ रही है, वो समझने की कोशिश आप कीजिए। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले बात करती हूँ गेट द जिटर्स। ठीक है, गेट द जिटर्स, मैं कोशिश करूँगी कि इसके साथ साथ मैं आपकी वोकैबुलरी को भी, आपकी वर्ड बकेट को भी फिलअप करती जाऊँ। ठीक है, बिकॉज अगर आप इनके साथ साथ इनके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट आपके जो ईडियम है जैसे गेट द जिटर्स। ठीक है, तो गेट द जिटर्स से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जिटर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, जिटर्स का मतलब होता है जब आप बहुत एंशियस रहते हैं। ठीक है, जब आप बहुत जंपी रहते हैं। ठीक है, जब आप इधर से उधर जंपी जो है रहते रहते हैं, आप लोग जो है स्टेबल नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गेट द जिटर्स। ठीक है, तो आरसी में भी आपकी बहुत हेल्प होगी अगर आपको जिटर्स का मीनिंग पता होगा। ठीक है, और अगर आपको कहीं कहीं पर आपको ऐसा हो गया कि जिटर्स का एंटोनिम या सिनोनिम पूछा होगा तो उसके लिए भी आपकी हेल्प रहेगी। थ्रू दिस इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, न्यू वर्ड्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस जो है वो उनसे भी करवा दूंगी। ठीक है, आपकी जो वोकैबुलरी है उसको मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश जो है वो धीरे धीरे करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें गेट द जिटर्स की। ठीक है, गेट द जिटर्स का मतलब हो गया जब आप थोड़े एंशियस हो जाते हैं। ठीक है, जब थोड़े घबरा जाते हैं। ठीक है, जब आपको गूज बम्स आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत एज इट इज लिखा है कि जिटर्स जो है इनका मतलब होता है जंपी। ठीक है, हीबी जीबी। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी नाइस वर्ड। ठीक है, अगर आप देखें हीबी जीबी। ठीक है, हीबी जीबी। ठीक है, हीबी जीबीज अगर कहीं पर कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए आपको आया हुआ है और वहाँ पे बोला कि सिनोनिम बताए हीबी जीबी का, तो आपको एंजाइटी ही लिखना है कि जो थोड़ा एंशियस हो जाता है उसी को बोलते हैं हीबी जीबी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। और अगर इसी का एंटोनियम पूछा जाए तो क्या है, कामनेस। ठीक है, इसका एंटोनियम क्या है, कामनेस, जब आप थोड़े जो है काम होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, और अगर मैं सेंटेंस इस पे बताने की कोशिश करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑलवेज गेट जिटर्स द मॉर्निंग बिफोर एन एग्जाम। ठीक है, या आई हैव अ वेरी जिटरी नेचर। ठीक है, आई हैव अ वेरी जिटरी नेचर। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या है, आई एम ऑफ वेरी जिटरी नेचर। तो देखिए क्या होता है, जिटरी का मतलब होता है जब आप स्टेबल नहीं होते, आप बहुत एंशियस होते हैं। तो गेट द जिटर्स अगर आपको फ्रेज इस तरह से इडियम आएगा तो आप लोग को उसका क्या मैच करना है, ऑप्शन गेटिंग एंशियस या हीबी जीबीज या फिर अनस्टेबल। ठीक है, या फिर आप फिजिट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब किसको नोट करते हैं, ये सब बताते हैं कि जो गेट द जिटर्स, या अगर आप इस तरह से सेंटेंस यूज करेंगे कि आई गेट द जिटर्स व्हेन आई आई गेट द जिटर्स व्हेन आई वॉच अ थ्रिलर मूवी, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आई गेट एंशियस ऑन वॉचिंग अ थ्रिलर मूवी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बेसिकली जितने भी मैं आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आई हूँ वो रिसेंटली किसी ना किसी एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, या एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर आप लोग देखिए जो डेली न्यूज़ है उसमें इनके इन फ्रेजेस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपके सामने ये जो फ्रेजेस हैं, ये इडियम्स हैं, लेकर आई हूँ। ठीक है,
ठीक है। आई होप आपको गेट द डिटेल्स क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंच लीव। ठीक है, फ्रेंच लीव हम किसको बोलते हैं, जब हम बिना बताए हुए अपने काम से छुट्टी ले लेते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये जो फ्रेंच लीव का जो आइडिया है ना, ये इनिशिएट कहाँ से हुआ है कि फ्रेंच जो थे, इनका पहले एक कस्टम था जहाँ ये क्या करते थे कि अगर किसी ने इनको किसी भी लंच पे या डिनर पे या किसी भी फंक्शन में इन्वाइट किया, तो वो बिना बाय बोले हुए वहाँ से लीव कर जाते थे, वहाँ से चले जाते थे। होस्ट या होस्टेस को वो बता के नहीं जाते थे। ठीक है, तो वहाँ से ये फ्रेंच लीव जो है वो आपका इडियम आया है। देखिए फ्रेंच लीव, तो फ्रेंच लीव का जो मतलब है वो क्या है, जब आप वर्क से बिना परमिशन के छुट्टी ले लेते हैं। ठीक है, अपने आप ही छुट्टी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए परमिशन के लिए मैं आपके साथ बहुत सारे वर्ड शेयर करने वाली हूँ कि परमिशन को हम और क्या क्या बोलते हैं। देखिए अलाउंस तो हमें मालूम है, लेकिन ग्रीन लाइट, ठीक है, ग्रीन लाइट भी परमिशन का ही एक सिनोनिम है। क्लियरेंस, ठीक है, ये भी किसका है, परमिशन का ही एक सिनोनिम है। देखिए यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा कि क्लियरेंस और परमिशन कैसे रिलेटेड है, बट दैट्स व्हाट इंग्लिश इज। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए परमिशन मतलब जब आपको कोई चीज़ करने के लिए उन्होंने अनुमति दे दी, और अगर आपको क्लियरेंस मिल गई कोई चीज़ करने के लिए, यानी कि आपको उस चीज़ को करने के लिए जो परमिशन है वो मिल चुकी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग परमिशन को कॉन्क्यूरेंस भी बोल सकते हैं, कंसेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंसेंट होता है जब हमें किसी की अनुमति जो है वो मिल जाती है। ठीक है, दैट इज व्हाट कंसेंटेड। ठीक है, उसी की तरह सैंक्शन और उसी की जैसे ही वारंट। ठीक है, वारंट। उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों को बोलो, आप लोगों को इसी के एंटोनियम्स की बात करनी हो अगर परमिशन की, तो देखो क्या है परमिशन के एंटोनियम्स क्या है, डिनायल। ठीक है, जब आप किसी को सप्रेस करके रखते हैं। ठीक है, एम्बार्गो। ठीक है, एम्बार्गो एक वर्ड है, बेसिकली बहुत बार एग्जाम्स में इसका मीनिंग जो है वो पूछा जाता है एम्बार्गो का। एम्बार्गो तब होता है जब कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जिसको प्रोहिबिट किया हो पब्लिकली जो है एक्सपोज करने के लिए। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी परमिशन है, कोई भी इस तरह का कुछ स्टेटमेंट गवर्नमेंट पास करती है, या कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ होती है जिसको थोड़ी देर के लिए बैन लगाया जाता है कि आपने उसको पब्लिसाइज जो है वो नहीं करना है, तो तब हम इसको क्या बोलते हैं, एम्बार्गो। ठीक है, उसके बाद बैन हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, प्रोस्क्रिप्शन हो गया और इंटरडिक्शन हो गया। ठीक है, ये वर्ड्स बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज प्रोस्क्रिप्शन, कि प्रोस्क्रिप्शन क्या है और इंटरडिक्शन क्या है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे डिनायल हैं, ये सारे क्या हैं, जब आपको किसी चीज़ का सैंक्शन नहीं मिलता है तो उसके लिए हम बोलते हैं प्रोस्क्रिप्शन और इंटरडिक्शन। ठीक है, मैं आप लोग को अर्ज करूंगी कि जितने भी वर्ड्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, उन वर्ड्स को आप कहीं ना कहीं पर लिख लीजिए और उनको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करते रहिए। इससे ना ही आपकी सिर्फ ये नहीं होगा कि आप लोग को इन चीज़ों का एग्जाम्स में हेल्प होगा, थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ आपको इस चीज़ से हेल्प जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है, आप लोग कहीं पर भी किसी से भी बात करते हैं और अगर वो आपको किसी चीज़ की परमिशन नहीं देता, तो आप लोग यू कैन से इट अगेन एंड अगेन कि आई नेवर गेट प्रोस्क्रिप्शन। ठीक है, आई नेवर गेट प्रोस्क्रिप्शन ऑफ गोइंग आउट ऑफ द स्टेट। ठीक है, आई नेवर गेट आई नेवर गेट, आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे कि माई मदर ऑलवेज यूज टू प्रोस्क्रिप्ट मी। ठीक है, प्रोस्क्रिप्ट मी वेन एवर आई आस्क हर या वेन एवर आई अर्ज हर टू सेंड मी आउट विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो हमेशा मुझे प्रोस्क्रिप्ट करती थी, वो हमेशा मुझे इंटरडिक्ट करती थी जब भी मैं कहीं भी बाहर जाने की बात जो है वो करता या करती थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और आप अपनी वर्ड बकेट को फिल कर रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो आपके सेंटेंसेस हैं उनकी तरफ। देखिए ये बहुत ईजी है, टेक अ स्टैंड। ठीक है, टेक अ स्टैंड, तो ये जो होता है टेक अ स्टैंड, तो हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि यार उस चीज़ के लिए स्टैंड लो, तो उसी से हम लोग को क्लियर हो जाएगा टेक अ स्टैंड। टेक अ स्टैंड होता है जब आप पब्लिकली एक्सप्रेस कर देते हैं किसी चीज़ के ऊपर ओपिनियन। देखिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक ईडियम पूछा जाता है और एज इट इज़ उसके ऑप्शंस दिए होते हैं नीचे, और आपको सारे ऑप्शंस यही लगते हैं कि ये पब्लिकल अनाउंसमेंट हो रही है। तो अगर आपको इसके ऑप्शंस में ये आ जाता है, एक ऑप्शन आ जाता है पब्लिकली एक्सप्रेस करना और दूसरा आ जाता है टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो याद है टेक अ स्टैंड, जब आप स्टैंड लेते हैं तो पब्लिकली किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग ऐसे सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं कि आई ऑलवेज लाइक टेकिंग स्टैंड ऑन राइट थिंग्स। ठीक है, मैं हमेशा सही चीज़ों पर स्टैंड जो है वो लेता या लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ लाई है, ओपिनियन वर्ड। ठीक है, अपना ओपिनियन बनाना, अपना व्यू पॉइंट बताना। ठीक है, तो इसी ओपिनियन को आप बिलीफ भी बोल सकते हैं, कन्विक्शन भी बोल सकते हैं, नोशन भी बोल सकते हैं। देखिए कन्विक्शन, ठीक है, कन्विक्शन बोल सकते हैं, आई बोल सकते हैं, माइंड बोल सकते हैं, जजमेंट, सेंटिमेंट, वर्डिक्ट, परसुएशन या स्टांस। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, ये सारे आपके ओपिनियंस के सिनोनिम्स हैं। और अगर आप एंटोनिम्स की बात करें तो हॉल्ट, ठीक है, टाई, स्टैंड ऑफ, ड्रॉ, स्टेलमेट। ठीक है, स्टेलमेट क्या होता है, जब ना आगे की तरफ कोई एक्शन हो रहा होता है ना पीछे की तरफ कोई एक्शन हो रहा होता है, यानी आप इम्पैस में आ गए हो। ठीक है, अब आप स्टैग्नेंट हो गए हो, अब ना आगे की कुछ कर पा रहे हो ना पीछे कुछ कर पा रहे हो। ठीक है, दैट इज व्हाट स्टेलमेट इज। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है, इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईडियम, दैट इज कट एंड रन, ठीक है। कट एंड रन, ठीक है, काटो और भाग जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इन वर्ड से क्या क्लियर हो रहा है, कट एंड रन से, ठीक है। तो इस ईडियम का बेसिकली क्या मतलब होता है, कट एंड रन का। कट एंड रन का मतलब होता है जब कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है ना जो आप लोग को अच्छी नहीं लगती, तो आप वहां से कट एंड रन कर जाते हो। फॉर एग्जाम्पल की इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, देखिए ऐसा कहा जाता है ना आपको कि जब किसी का झगड़ा हो रहा हो तो उसके बीच में मत पड़िए, ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू कट एंड रन व्हेन टू पीपल आर फाइटिंग, ठीक है। तो हमेशा क्या बोला जाता है कि जब दो लोग बात कर रहे हो, दो लोग लड़ रहे हो, तो हमेशा वहां से भाग जाना चाहिए, ठीक है। टू गेट ऑफ अ सिचुएशन व्हेन इट बिकम्स टू डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, ठीक है। या फिर देखिए एक्सट्रीकेट, जो वर्ड मैं आपके लिए लेके आई हूँ दैट इज एक्सट्रीकेट, ठीक है। आपको एक्सट्रीकेट याद रखना है कि एक्सट्रीकेट करने का मतलब क्या होता है, जब आप कहीं से भाग जाते हैं, ठीक है। जब आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, अनलैश कर देते हैं किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ को अनटैंगल कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीकेट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर कट द कॉर्ड है, या फिर आप बोल सकते हैं कट द एम्बिलिकल कॉर्ड। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिकली कट द कॉर्ड क्या होता है, जब आप क्या करते हो कि आप क्या कर देते हो कि किसी को पहले आपका ख्याल रखता है, तो उसके बाद आप क्या करते हो कि एकदम उनसे कट ऑफ हो जाते हो, ठीक है। कट ऑफ हो जाते हो, आप नहीं चाहते कि वो आपका और ज़्यादा ख्याल रखें। तो बेसिकली क्या होता है, टू स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर यू एंड स्टार्ट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। तो ये एक पॉजिटिव थिंग भी है, ठीक है। आप कट द कॉर्ड कर लो तो एक पॉजिटिव थिंग भी है। लेकिन अगर आपको ये इस तरह से आ जाता है एग्जाम्स में कि कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, जिससे पेरेंट्स एंड बेसिकली इट्स अ ट्यूब, ठीक है। बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड इज अ ट्यूब एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ट्यूब द चाइल्ड इज अटैच टू द मदर, ठीक है। चाइल्ड मम्मा से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जब आप अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं, मतलब कि आप डिपेंडेंट होना बंद कर देते हैं, ठीक है। पर बेसिकली अगर आप कट द अम्बिलिकल कॉर्ड इस तरह का अगर आपका जो ईडियम या फ्रेज आता है, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर उसका मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स के साथ अब नहीं बन रही है, इसकी वजह से आपने वहाँ से कट द अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कर लिया है, ठीक है। दीज डेज चिल्ड्रन बिलीव इन कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड वंस दे एंटर इनटू देयर अडल्टहुड, ठीक है। जैसे ही वो अपने अडल्टहुड में एंटर करते हैं, तो पीपल बिलीव कि हम लोग अब अपना अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको कट कर देते हैं, हम लोग अपनी डिपेंडेंसी पेरेंट्स के ऊपर से खत्म कर देते हैं, और हम लोग इंडिविजुअली जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है दैट इज कपबोर्ड लव, ठीक है। अब क्या है, कपबोर्ड लव, ठीक है। कपबोर्ड लव, व्हाट डू वी मीन बाय कपबोर्ड लव, ठीक है। कपबोर्ड लव का क्या मतलब है, कपबोर्ड लव का मतलब है कि सिर्फ आप क्या करते हो, फेन करते हो, ठीक है। सिर्फ फेन करते हो। फेन करने का मतलब होता है कि आप लोग सिर्फ क्या करते हो, प्रिटेंड करते हो, ठीक है। आप लोग सिर्फ क्या करते हो, प्रिटेंड करते हो, ठीक है। प्रिटेंड करते हो, ठीक है। दीज डेज कपबोर्ड लव इज अ फैशन, ठीक है। आज के टाइम पे कपबोर्ड लव एक फैशन बन चुका है, वेयर वी जस्ट फेन, वी जस्ट प्रिटेंड दैट वी लव समवन, बट द पर्पस बिहाइंड दैट लव इज सिर्फ क्या करने का, सिर्फ कुछ ना कुछ मतलब निकालने का। जस्ट टू ऑब्टेन समथिंग वी प्रिटेंड दैट वी लव दैट पर्सन, ठीक है। दैट इज कपबोर्ड लव, ठीक है। वो क्या होता है, कपबोर्ड लव, ठीक है। देखिए आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपके लिए ये सब चीज़ें हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इस तरह के छोटे शॉर्ट जो है सेशन चाहिए वोकैबुलरी पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये आपको हेल्पफुल है तो मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये किसी और तरीके से बेटर वे में आप लोगों के साथ शेयर किए जा सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि हम लोग को अभी क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स करने हैं, क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स करने हैं, और उन पर भी बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग एग्जाम्स में भी आपका एज इट इज़ फ्रेज जो है या इडियम जो है वो गिवन होता है, और आपको उसका मीनिंग जो है वो नीचे बताना होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए कॉस्ट ऑफ बॉम्ब। यहाँ से आपको पता चल रहा है कॉस्ट ऑफ बॉम्ब यानी किसी चीज़ की प्राइस की बात हो रही है। अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगी हो, ठीक है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव या फिर महंगी हो, कॉस्ट ऑफ बॉम्ब, इससे आपको पता चल रहा है ना, जैसे बॉम्ब फटता है तो कितना एक्सप्लोजन होता है, बस वही बात हो रही है। जब आपके पैसे खर्च होते हैं तब भी बहुत एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। तो वही जितना एक बॉम्ब का प्राइस है ना, उतना ही किसी चीज़ का प्राइस है। जैसे मैं आप लोग को कोई बोल दे कि यार मुझे अपनी ये वाली चीज़ दे दे, देन यू से दैट कि इट विल कॉस्ट यू अ बॉम्ब, ठीक है। कॉस्ट यू अ बॉम्ब मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पैसे लगेंगे, इतने तुम चुका नहीं पाओगे जितना इस चीज़ का प्राइस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला आपके लिए मैं जो लेके आई हूँ, रोल योर स्लीव्स अप, ठीक है। जब हम अपनी स्लीव्स को रोल अप करते हैं, बेसिकली किस चीज़ के लिए स्लीव्स को रोल अप किया जाता है कि वो गीली ना हो, ठीक है। तो कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो कोई गीली ना हो। तो रोल्स अप योर स्लीव का एक मतलब आपका जो आप इसे याद कैसे कर सकते हैं कि स्लीव्स रोल अप हम काम करने के लिए करते हैं। तो जब हम काम करने के लिए तैयार होते हैं, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ फॉर वर्क, तो उसी टाइम पे हम स्लीव्स को रोल अप करते हैं, ठीक है।
आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग लेके आई हूँ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। क्या टीथ पे स्किन होती है? नहीं होती ना। तो इसका मतलब अगर आपको इस तरह का फ्रेज आता है कि बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, तो इसका मतलब यही हो गया कि जस्ट बेयरली, ठीक है, जस्ट बेयरली, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बोल दूँ, इसके लिए आप सेंटेंस ये यूज कर सकते हो कि आई गॉट पास्ड जस्ट बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, ठीक है। कि मैं बहुत ही मतलब ऐसे अगर 30% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, तो मैं 31 लेकर ही पास हुआ हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट बाय द स्किन ऑफ योर टीथ यानी जस्ट बेयरली, ठीक है, जस्ट बेयरली। या फिर आई ड्रिंक बट जस्ट बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, यानी मतलब कि मैं ड्रिंक करता हूँ या करती हूँ पर बहुत कम, ठीक है, जस्ट बेयरली एंड समटाइम्स, ठीक है। अच्छा देखिए, अब अगला है फीवर पिच, ठीक है। फीवर पिच का मतलब होता है बहुत एक्साइटिंग मैनर में जब आप कोई भी काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं फीवर पिच, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम्स में फीवर पिच जो है पूछा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इडियम है, ठीक है। तो फीवर पिच होता है इन वेरी एक्साइटिंग मैनर, ठीक है। शी डांस इन फीवर पिच, ठीक है। फीवर पिच मतलब बहुत एक्साइटिंग मैनर में शी वॉज डांसिंग, ठीक है। अब देखिए कट द मस्टर्ड, ठीक है, कट द मस्टर्ड, ठीक है। आपने मस्टर्ड काट दिया, ठीक है, मस्टर्ड बेसिकली आपने काट दिया। तो कट द मस्टर्ड का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कट द मस्टर्ड होता है जब आपको सक्सेस मिल जाती है, ठीक है। जब आप सक्सेस को अचीव कर लेते हैं ना, तो दैट इज नोन एज कट द मस्टर्ड, ठीक है। कि अब मैंने मस्टर्ड कट कर दिया, मेरा जो काम है वो फिनिश हो गया, ठीक है, आई हैव सक्सीडेड इन माई वर्क। तो हम लोग भी बेसिकली किसकी तैयारी कर रहे हैं? टू कट द मस्टर्ड, वी आर गेटिंग अवर सिकल्स रेडी टू कट द मस्टर्ड, ठीक है, टू गेट सक्सेस। तो आप इसी को एज सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि वी आर गेटिंग अवर सिकल रेडी टू कट द मस्टर्ड, ठीक है। अब देखिए अगला है होल्डिंग चिप ऑन हर शोल्डर। होल्डिंग चिप ऑन हर शोल्डर का मतलब ये नहीं कि वो चिप रख के बैठी है शोल्डर पे। इट जस्ट मीन दैट यू आर होल्डिंग ग्रज अगेंस्ट समवन। ग्रज मतलब कि आपको किसी के खिलाफ जो है, आपके दिल में जो है वो अभी भी उसके खिलाफ जो है आपके दिल में गुस्सा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं होल्डिंग ग्रज, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इट्स नॉट गुड टू होल्ड चिप ऑन योर शोल्डर बेसिकली, बिकॉज द वर्ल्ड इज सो टू स्मॉल, ठीक है। आपको पता है कि दुनिया जो है वो बहुत छोटी है, ठीक है, लाइफ जो है वो बहुत छोटी है। तो यू शुडंट होल्ड ग्रज अगेंस्ट समवन, तो यू शुडंट होल्ड चिप ऑन योर शोल्डर अगेंस्ट समवन, ठीक है। अब यहाँ पे मेड नो बोन्स। मेड नो बोन्स का मतलब होता है जब आप ओपनली और फ्रैंकली बोलते हैं। तो जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न गुड इंग्लिश, तो आपको हमेशा क्या यूज़ करना चाहिए? यही आपको यूज़ करना चाहिए कि प्लीज़ मेक नो बोन्स एंड बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ठीक है। बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट एंड मेक नो बोन्स, ठीक है। कोई आपको हड्डियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे मेरे से ओपनली फ्रैंकली बात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या आपके लिए, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब जैसे कि अभी विंटर्स आ रहे हैं ना, ठीक है। तो अभी अब क्या होगा, मौसम चेंज होगा तो सबको थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जब आपको किसी को बताना है कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ, तो यू कैन जस्ट यूज, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई एम नॉट फाइन, यू कैन यूज दैट आई एम अंडर द वेदर, ठीक है। सिमिलरली आई एम ऑल्सो अंडर द वेदर, ठीक है। तो आप लोग को ये इस तरह से आपको यूज करना है कि अभी मैं अंडर द वेदर हूँ, ठीक है। आई एम अंडर द वेदर, दैट्स वाई आई कैन नॉट ज्वाइन द क्लासेस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ऐसे सेंटेंस यूज कर सकते हो। जब आप बीमार हो तो उसके लिए आप यूज करते हैं अंडर द वेदर। उसके बाद स्टॉकहोम सिंड्रोम, ठीक है। स्टॉकहोम सिंड्रोम में बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पर स्टॉकहोम में क्या हुआ था कि जब एक बैंक रॉबरी हुई थी, तो बेसिकली जो भी हॉस्टेज में थे, जिनको भी उन्होंने रोबर्स ने अंदर सेल में रखा था ना, सेल में नहीं बेसिकली, जब जिनको भी उन्होंने कैद में रखा था ना, तो वो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ थे, बैंक एम्प्लॉयज़, दे फेल इन लव विद द जो बेसिकली वहाँ पर उनको हॉस्टेज में रखने के लिए आए थे, ठीक है। जो रॉबर्ट्स थे, दे फेल इन लव विद देम। तो वहाँ से स्टॉकहोम सिंड्रोम है। तो जब आप अपने कैप्टर्स से ही आपको प्यार हो जाता है, यू हैव एन अफेक्शन फॉर योर कैप्टर, जिसने आपको प्रिजन में रखा है या सेल में रखा है, तो दैट इज नोन एज स्टॉकहोम सिंड्रोम, ठीक है। उसको बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम, ठीक है। तो दीज डेज मोस्ट ऑफ द मूवीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो आप इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अबव बोर्ड का जो मीनिंग है दैट इज फेयर एंड वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। शी इज अबव बोर्ड यानी कि वो एक बहुत ही फेयर और ऑनेस्ट जो है वो वुमेन है, ठीक है। तो आप इस तरह से अबव बोर्ड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ कितनी होती है? बहुत पतली होती है ना, जिससे आप जूस वगैरह पीते हैं, वो स्ट्रॉ भी बहुत पतली होती है ना। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब बहुत वीक बंदा जो होता है, उसको बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन हॉर्न, ठीक है। ग्रीन हॉर्न देख के लगता है कि यार जजिस वर्ड में ग्रीन लगा होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, बट ऐसा नहीं है। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है कि अभी इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, ठीक है, अभी वो कच्चा है, ठीक है।
दैट इज वॉट ग्रीन हॉर्न का आप क्या बोल सकते हैं कि अभी वो कच्चा है, अभी वो इतना पका नहीं है, दैट्स वेरी ही इज अ ग्रीन हॉर्न, मतलब ही इज़ वेरी इनएक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है। और अब ऑल ग्रीक टू मी, ठीक है, ये जो है शेक्सपियर ने जूलियस सीजर में इसको एज इट इज जो है वो यूज़ किया था, ऑल ग्रीक टू मी। और ऑल ग्रीक टू मी का मतलब क्या होता है? ऑल ग्रीक टू मी का मतलब है जो मैं किसी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाती ना, ठीक है, जैसे इंग्लिश इज़ ऑल ग्रीक टू मी, ठीक है, हिंदी इज़ ऑल ग्रीक टू मी, यानी मुझे कुछ समझ ही नहीं आता उस चीज़ का, ठीक है। तो दैट इज नोन एज ऑल ग्रीक टू मी, जब समथिंग इज सो कॉम्प्लेक्स टू बी कॉम्प्रीहेंडेड, जब कोई चीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आपसे कॉम्प्रीहेंड ना हो, ठीक है। और जो अगला है वो मैंने आप लोगों के लिए रखा है विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। हिंट इसका यही है कि चुटकी में, ठीक है, चुटकी में कोई काम मैं कर दूंगा, ठीक है, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट जो आपका फ्रेज है इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा हेल्पफुल हुआ होगा, और मैंने आपको बताया था कि आपकी वोकैबुलरी में जो सेशंस होंगे वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट होंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होंगे इन रिस्पेक्ट टू कि आप जो है अपनी डेली लाइफ में भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, और आप अपनी जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं थी, एंड इफ़ यू हैव अ बेटर वे टू प्रेजेंट दिस तो वो भी मुझे आप वीडियोज़ में ज़रूर बताइएगा। I hope you like the video. Thank you.